हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 5। चैप्टर का नेम है नहीं होना बीमार। नहीं होना बीमार का मतलब है कि हम अपने शरीर का इतना ध्यान रखें कि हम कभी बीमार हो ही ना, यानी हम हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश रहें। तो अगर हम रोज साफ सफाई रखें और हाथ धोकर खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, खेले कूदें, तो हम बीमार होंगे ही नहीं। इसलिए हमें ऐसी अच्छी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए जिससे कि हम बीमार नहीं हो। तो आप लोग अच्छी अच्छी आदतें अपनाओ जिससे कि आप लोग बीमार नहीं हो। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि हम बीमार होने से कैसे बच सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, नहीं होना बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गईं, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। तो वहाँ पे मतलब एक छोटा बच्चा कह रहा है कि वहाँ पे उनके कोई पड़ोसी रहता होगा, तो नानी उस पड़ोसी सुधाकर काका से मिलने के लिए गई थी। तो वो लड़का पहली बार अस्पताल जा रहा था, इसलिए वो कहा था कि पहली बार मतलब पहला अवसर था यह मेरा अस्पताल जाने का। तो एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया तो उसने क्या देखा था कि एक वार्ड में कई जैसे पलंग बिछे हुए थे लाइन तारी से, है नहीं। फिर सब मतलब सब पर एक जैसी सफेद चादर थी, लाल कंबल थे और सफेद दीवारें थी और ऊंची ऊंची छत थी, है। उसने ये देखा और खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकते हुए थे। क्योंकि वो पहली बार गया था इसलिए उसने ये सब देखा। फिर एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे, जो कि एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिए। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गईं और हालचाल पूछने लगीं। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तो क्या था, अस्पताल में उसने यह देखा, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे भरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे भरे पेड़ होते हैं तो एकदम अच्छा लगता है। फिर ट्रैफिक की एकदम मतलब वो नहीं आई थी, आवाज नहीं आई थी ट्रैफिक की, बहुत ही ज्यादा शांति थी। ना धूल ना मक्खी, ये मतलब इनमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए उसको अच्छा लगा। सिर्फ उसे क्या हो रहा था कि लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, बस बाकी एकदम शांति थी। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या। नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नाना जी ने चम्मच से नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। तो नानी काका के लिए क्या लाई थी, साबूदाने की खीर लाई थी। तो नानी ने नर्स से पूछा क्या मैं इनको साबूदाने की खीर खिला दूं। तो नर्स के चले जाने के बाद नानी ने साबूदाने की खीर खिला दी चम्मच से धीरे धीरे करके, है नी। और काका को वो खीर कैसी लगी थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और
साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो एक छोटा बच्चा कह रहा है कि कितना अच्छी मतलब कितना अच्छा लग रहा है काका को कि वो एक सफेद चादर पर लेटे मतलब आराम से लेटे हैं और लेटे लेटे साबूदाने की खीर खा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि काश मैं यहाँ पे होता, सुधाकर काका की जगह मैं होता। तो बोल रहा है कि मैं कब बीमार पड़ूंगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे मतलब बीमार पड़ना एक अच्छी बात है। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं, नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। तो उसने क्या करा कि कुछ दिन बाद उसका स्कूल जाने का मतलब मन नहीं किया और उसने होमवर्क भी नहीं किया था, क्योंकि वो सोचा चल मैंने होमवर्क तो करा नहीं है तो स्कूल जाएगा तो मैम जरूर सजा देंगी उसे। तो उसने सोचा कि आज मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ, तो बीमार मतलब आज का दिन बिल्कुल ठीक है बीमार पड़ने का, है नहीं। उसने यह सोचा चलो बीमार पड़ जाते। तो वो मतलब बीमार होने का ड्रामा कर रहा है। फिर वो रजाई में निकला ही नहीं, रजाई में लेटा ही रहा। फिर नानी जी उठाने आई उसे, तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। उसने नानी जी से बोला कि मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया, नानी जी पूछ रही हैं कि क्या हो गया। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। तो बता रहा है कि मेरे सिर में दर्द है, पेट भी दुख रहा है और बुखार भी है। तो नानी जी चली गई वहां से। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। मतलब वो लेटे ही लेटे रजाई में लेटे लेटे देख रहा है कि मतलब घर की सारी गतिविधियों को देख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो उसने देखा कि छोटे मामा नहाकर निकले थे, कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज की बस पकड़ने के लिए भाग गई हैं। मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है और छोटे मामा ने साइकिल उठाई। तो वो लेटे लेटे सब चीज देख रहा है घर की कि घर में क्या क्या हो रहा है। तो अब सब चले गए थे, घर में वो अकेला रह गया था। तो पता नहीं कब झपकी आ गई, मतलब उसको लेटे लेटे पता नहीं चला कि वो कब सो गया। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया। तब फिर नाना जी आए। नाना जी ने पूछा उससे क्या हो गया, क्या हो गया। उसने बताया बुखार आ गया। मैंने करहाते हुए कहा, मतलब करहाते मतलब कपकपाते हुए कहा उसने। देखे नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगी। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। नाना जी बोले बुखार तो नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं चलेगा, आप थर्मामीटर लगाकर देखो। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमा साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। तो उसने बोला कि आपको पता नहीं चलेगा और आप थर्मामीटर लगा कर देख लो मुझे बुखार है कि नहीं, है नहीं। तो उसने क्या करा कि मुझे पता था, मतलब उसको पता था कि घर में कोई भी नहीं है और थर्मामीटर लगा भी लेंगे तो देखेगा कौन। वो होता है थर्मामीटर पे लिखा हुआ था, तो उसको पता था नाना जी नानी जी देख नहीं सकते क्योंकि वो बीमार है, तो वो झूठ बोल के बोल देगा कि इतना है नहीं। तो उसने बोला कि
घर में कोई है नहीं, थर्मामीटर लगाकर भी मतलब लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने का उसने अच्छा ड्रामा करा था, अच्छी चाल चली थी। तो बहुत ढूंढा गया, थर्मामीटर मिला ही नहीं। ना मतलब नानी जी या नाना जी जो भी थर्मामीटर ढूंढ रहे थे उनको थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए वहां से। मैं पता नहीं कब नींद में गुडुप हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं। तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं। महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। तारों लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी अब हो लेटे ही रहना था। मतलब उसकी मजबूरी थी, वो बस खड़े होकर कह रहा था ये सब चीजें, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि चाहे जितनी भी मतलब चाहे जितनी अब हो लेटे ही रहना है। मतलब उसको लेटे ही रहना है, बाहर जा नहीं सकता वो, क्योंकि उसने ड्रामा कर लिया कि मेरी तबीयत खराब है। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द। मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी। ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नानी जी से पूछने चली जाएंगी, सॉरी नाना जी से पूछने चली जाएंगी। वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे, वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। तो वो उसने सोच लिया, सब चीज सोच लिया कि अचानक उसको भूख लगने लगी। फिर फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही एक मतलब हत्या हो चुकी थी, कोई मर चुका था, तो वो खा नहीं सकता। अब नानी जी से जाकर कहूँ भूख लग रही है तो नानी जी क्या करेंगी। वो सोच रहा है कि अगर मैं नानी जी से जाकर कहूंगा कि नानी जी मुझे भूख लग रही है तो नानी जी क्या कहेंगी। ज्यादा से ज्यादा नानी जी यही तो बोलेंगी कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछेंगी कि मैं इसे क्या खिला दूं, पूछने चली जाएंगी, है नी। फिर वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे, नाना जी क्या कहेंगे वो ये भी पता है इसको, वही जो सुबह कह रहे थे तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। नाना जी यही तो कहेंगे कि तबीयत ढीली है तो सबसे अच्छा तुम भूखे ही रहो, क्योंकि इससे क्या होता है विकार निकल जाएंगे, है नी। तो उसने मतलब सोच लिया कि नाना जी क्या कहेंगे, नानी जी क्या कहेंगे अगर उसको भूख लग रही है तो। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मजा आता जब रिसे रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे, अमरूद खाते कटर कटर, फिर झपकी
लग गई। मतलब वो सोच रहा है कि मुसीबत है, लेटे रहो, कब तक लेटे रहेंगे, इससे तो अच्छा स्कूल चले जाता, मैं ठीक ही रहता, सजाई तो मिल जाती सजा। फिर उसने सोचा, जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर, फिर लेटे लेटे उसकी झपकी लग गई। कि अब उसे पता चल गया ना कि बीमार उतना इतना आसान नहीं है जैसे वो समझ रहा था, और जान पूछ कर ही बीमार हुआ था, मतलब वो ड्रामा कर रहा था, है नहीं। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमार में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? मतलब वो बोल रहा है कि अगर मैं भूख के कारण मतलब सो भी जाता हूँ तो मुझे नींद में भी खाने की चीजें दिखती हैं, जैसे गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर, क्योंकि उसे साबूदाने की खीर पसंद है, इसलिए उसको साबूदाने की खीर देख रही है, क्योंकि उसको खाने का भी तो मन है ना, इसलिए। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। वो कह रहा है कि पता नहीं साबूदाने की खीर व्रत में ही और बीमार होने पर ही क्यों बनाई जाती है नी। जैसे कि गुंजिया सिर्फ होली दीपावली पर, और पंजरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? तो वो ये सारी चीजें बोल रहा है नी। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और को शाम को भी नानाजी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे, और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा हूँगा। अक्लमंद और बनो बीमार, और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगेंगे? मैं रुआसा हो गया। मतलब अब बोल रहा है कि हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत है। मतलब वो लेटे लेटे मतलब बोर हो गया, उसे खाने की भी चीजें नहीं मिल रही है नहीं, तो वो क्या हो गया, बोर हो गया। पूरा दिन कोई कैसे लेट सकता है, और शाम को पूरा दिन लेटे लेटे फिर शाम को भी लेटे रहो। होता है ना कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं फिर मतलब माता पिता बोलते हैं लेटे रहो लेटे रहो, और जी मतलब हम बाहर की चीजें नहीं खा सकते, वही चीजें इसके साथ हो रही है। तो क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? वो सोच रहा है कि शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे, सारे बच्चे हल्ला मचाएंगे, आंगन में खेलेंगे, और मैं यहाँ पर बिस्तर में झक मार रहा हूँगा। तो वो ऐसे बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि अकलवंद और बनो बीमार। वो अपने आप से बोल रहा है कि अकलवंद और बनो बीमार, और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगेंगे? मैं रुआसा हो गया, मतलब वो उदास सा हो गया। पास के कमरे में होती कटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पाव आया होगा, और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक भी बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। मतलब वो गुस्से में कह रहा है कि सब लोग खाना खा रहे हैं और मुझसे पूछने के लिए नहीं आए। अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं साबूदाने की तो खीर मांगता, कौन सा ताजमहल मांग लेता। वो एकदम गुस्से में बोल रहा है नहीं। तो होता है ना कि जब हमसे कोई पूछने नहीं आता तब भी हमें नहीं ऐसे बोलते हैं कि हमसे भी कोई पूछने नहीं आया, हम बीमार पड़े हुए हैं।
लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। शिकार हो जाओ मतलब वो सोच रहा है ऐसे। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का वगार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। अब मतलब वो बता रहा है, सोच रहा है वो कि आज क्या खाना, मतलब क्या खाना बना होगा। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल बन रही है, उसमें नहीं कटा हुआ धना, मतलब कटा हुआ धनिया डाला होगा, आधा चम्मच देसी घी डाला होगा, नींबू निचोड़ा होगा। है वो सब चीजें सोच रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। फिर बोल रहा है कि थोड़ा सा इस बीमार को भी तो दे दे कोई, ऐसे बोल रहा है। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पाव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल तली हुई हरी मिर्च। हाँ मतलब वो उसने क्या करा कि लेकिन खुशबू तो तली हुई मिर्च की आ रही है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे होंगे ये लोग, वो सोच रहा है ये सब चीजें है नहीं। फिर जब रहा नहीं गया उससे, अब जब रहा नहीं गया तो उसने क्या करा, रजाई फेंक कर वो दबे पाओ दरवाजे से थोड़ा झांकने लगा, मतलब चुपचाप से झांकने लगा। फिर उसने देखा कि दाल चावल और तली हुई मिर्ची बनी है, तो बोला हाँ, दाल चावल और तली हुई मिर्ची बनी है। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। गुस्से में बोल रहा है कि क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है ना खाने के लिए, इसलिए है नी। बुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और खुंदस में पाव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। देखो वो जल रहा है ना, गुस्सा भी है, खुंदस भी आ रही है उसे। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो उसने क्या करा कि स्कूल से बहाना बनाया, क्योंकि उसको मतलब होमवर्क नहीं हुआ ना, तो उसने नहीं बहाना बना लिया कि आज मैं बीमार हूँ। तो उसे पता चल गया कि बीमार होना इतना आसान नहीं है, कितना मुश्किल है, क्योंकि खाना खाने को नहीं मिला उसे, जो चीज़ वो चाह रहा था उसे वो नहीं मिला, नहीं बाहर घूमने के लिए गया। तो उसे सबक मिल गया कि हाँ, आज के बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। तो इसलिए आपको भी ये कहानी समझ में आ गई होगी, तो आप अच्छे से और पढ़ना, मतलब पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, हंसी भी आ रही है। वो एकदम खुंदस से कह रहा है कि इस बीमार को भी दे दे कोई, है नहीं। तो आप अच्छे से पढ़ना इस कहानी को, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसके कवि कौन है? स्वयं प्रकाश। ठीक है। लेखक से परिचय। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती है। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं।
मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति, रथ के साथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।